तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारियां लगातार हो रही होंगी और किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। याद रखेंगे दोस्तों, दुख तो बहुत ज़्यादा है जीवन में, समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं समस्याओं के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारियां आप सभी कर रहे हैं और लगातार लगे रहिए। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। तो आइए आज के इस सेशन में जो है शाम के 8 बज चुके हैं और प्रत्येक दिन 8 बजे हम लाइव सेशंस में आते हैं। इस दौरान ये दोस्तों किसी भी प्रकार से आपका कोई क्लास छूट गया हो तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप अपने क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि कितना स्कोर आज के इस सेशन में आपका हो रहा है। पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फिर उसके बाद नाभिकीय संयंत्र, या फिर फोटोसेल। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। देखेंगे कंफ्यूजन हो गई होगी इस प्रश्न को देखने के बाद। लग रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है, और फिर थोड़ा सा लग रहा होगा कि फोटोसेल भी क्या होता है, ये भी तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधे बात किया गया है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है वनली प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। फोटोसेल जो होता है या फिर सौर जो सेल होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने की कोशिश करता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है आज का। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने उपस्थित है और चुन लेना है। वर्ष 2004 में, 2006 में, 2007 में। और उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2007 ईस्वी में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। धीरे धीरे करके हम क्वेश्चनों की संख्या आपके सामने बढ़ाते चलेंगे, घबराइए नहीं, नोटिफिकेशंस तो आने दीजिए। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र या यूं कहें महासागर में डूबी हुई वस्तुएं जो होती हैं उनकी स्थिति जानने के लिए आप निम्नलिखित यंत्रों में से किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। अब आपके मुस्कुराहट आ गई होगी इस चीज को, यानी कि स्माइल आ गया होगा, क्योंकि आप इस आंसर को जानते होंगे और बिल्कुल खटाक से इस प्रश्न का आंसर आप कर भी दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि समुद्र में या महासागरों में जो वस्तु छुपी होती है उनके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और वो होती है सोनार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए, चौथा नंबर प्रश्न है आपके पास। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, जब प्रकाश की प्राथमिक रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा हो जाता है? जब प्रकाश की प्राथमिक रंगों को, देख लीजिएगा, समान अनुपात में मिलाया जाता है तब वह कैसा रंग प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो प्राथमिक रंग कौन सा है? वह है लाल, उसके बाद हरा, ठीक है, और नीला। यानी कि लाल, नीला और हरा ये जो होती है प्रकाश की प्राथमिक रंग कहलाती है। इन तीनों को मिला देंगे तो दोस्तों बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सफेद। यानी जिन तीन रंगों को मिलाने से जो है सफेद का निर्माण हो जाए उसे प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? वह कौन बल है प्रकृति में जिनका अस्तित्व जो होता है वह सभी जगह पर आपको पाया जाएगा? ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल। उपर्युक्त में से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। यहाँ पर भी आप इस आंसर को बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है सिलेक्ट कर लिए होंगे कि प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वह सभी स्थानों पर प्रकृति में उपस्थित होती है। यानी दो वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता हुआ नजर आता है हर जगह। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न है, इस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवर्धन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यहाँ पर कर दीजिएगा, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवर्धन के लिए संवहन उत्तक यानी यूं कहें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। याद रखेंगे, टेरिडोफाइटा जो है इस वर्ग के पौधे में अन्य पदार्थों के संवर्धन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा, छठे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और
अगला क्वेश्चन देख लेंगे छठा के बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। वह कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है, ठीक है। तो देख लेंगे इक्विडना और ये है प्लेटिपस कंगारू, ठीक है। तो देख लीजिए ये सब कुछ अनसुना सा लग रहा है, केवल एक कंगारू को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में जो इक्विडना होता है और उसके बाद प्लेटिपस होता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये बच्चे का शिशुओं के रूप में जन्म न दे करके अंडे देते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि कंगारू जो है बच्चे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी उसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम आत्महत्या का एक थैली है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं। देख लीजिए, सभी जानते हैं लाइसोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ये भी जानते हैं कि लाइसोसोम का खोजकर्ता क्रिश्चियन डी डवे हैं। ये भी जानते हैं कि उसमें विशेष प्रकार की एंजाइम होती है जो अपने ही कोशिका को पाचित कर देती है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है, कैसी एंजाइम पाई जाती है। कहता है कि अपचाई एंजाइम, परजीवी, भोज रिक्तिकाएं पाई क्या जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जल अपघटक एंजाइम पाया जाएगा। याद रखेंगे, जल अपघटक नाम का एंजाइम पाया जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कोशिका जो हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सेल का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये सभी जानते हैं, ठीक है। उसमें कई प्रकार के भागे होती हैं, लेकिन यहाँ पर है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं होता है मानव शरीर में, वह कौन सी कोशिका है, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका जो होती है उस लाल रक्त कोशिका में जो होती है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न है कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित रहता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। मानव जाति की विभिन्न नस्ल से, पौधों की आनुवंशिकी से, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि यूजेनिक्स जो होता है दोस्तों इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। कारण है कि आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन जो होती है ये इसका कारण बनती है। यानी थोड़ा सा इसको टफ लेवल में याद रखना है कि आनुवंशिक घटक में फेरबदल के बारे में पढ़ा जाता है यूजेनिक्स में, तो जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। वह कौन सा रोग सर्वाधिक रूप से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में पाया जाता है। यानी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो कौन से रोग सर्वाधिक रूप से पाए जाएंगे। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जाइमर। याद रखेंगे, तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक रूप से पाया जाएगा, अल्जाइमर इसका सही आंसर हो जाएगा। जरूर लाइक कर दीजिए सेशन को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कमा प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन अगर हमारे शरीर के किसी पार्ट्स में होता है तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उनकी विशेषता क्या होती है, उसकी अपनी क्वालिटी क्या है जिसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देख लेंगे, प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा अल्प विकसित वाले में, पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, बिल्कुल होगा, जनसंख्या का भी भारी दबाव होगा। तो अल्प विकसित होंगे तो वहां पर प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, पूंजी निर्माण भी निम्न होगी, जनसंख्या दबाव होगा क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होंगे। इस प्रकार से उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है
देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? निम्नलिखित में से वो कौन से कारक हैं जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाएंगे? बहुत ही बढ़िया। देखेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उपर्युक्त में से जो कौन सा कारक है उत्पादन के कारक नहीं माने जाएंगे? भूमि से उत्पादन होता है, श्रम भी करेंगे तो उत्पादन होगा, पूंजी भी लगाएंगे तो उत्पादन होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि इस प्रश्न का एक बार फिर से उपर्युक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा इसको करना सीखिए। ठीक है, इसके लिए डीप पढ़ना सीखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? ठीक है, वह कौन सा समिति है जिसका संबंध गरीबी मापन से नहीं है? ठीक है, 15 का सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीजे नायक जो समिति है वह गरीबी के मापन से संबंधित नहीं है, वरना दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति या एस हासिम समिति, ये दोनों के दोनों जो है गरीबी की मापन से संबंधित रहने वाली समिति है, लेकिन पीजे नायक जो है वह गरीबी मापन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाएगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको सवाना के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग सवाना के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देखिए। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? आइए, जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए बढ़ाते चलते हैं कदम, बढ़ते चलते हैं मंजिल की तरफ एक कदम और। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? 17 का देखिए, ये बागमती जो है उत्तर से ही आती है, बूढ़ी गंडक भी उत्तर से आती है, ये गंडक भी उत्तर से आती है। पूछा गया है नदी उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो दोनों ऑप्शंस होने चाहिए तब जाकर के। कर्मनाशा दक्षिण से आती है, सोन दक्षिण से आती है, फल्गु भी दक्षिण से आती है। 17 का समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डीप चलने की जरूरत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? संयुक्त राष्ट्र जो है प्रति वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है? तो गुलामी उन्मूलन दिवस मनाने का काम संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है दोस्तों 2 दिसंबर को। 18 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है 2 दिसंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आ गई एक भयानक क्वेश्चन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है चलकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाएगा? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चलकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सेशन आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। मिलेंगे कल इसी समय प्रतिदिन 8 बजे। शुक्रिया, जय हिंद।